हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम ज्योग्राफी को स्टार्ट किए हुए थे और ज्योग्राफी में हमने यूनिवर्स के चैप्टर को देख लिया था। उसमें हमने 9th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 10th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए वीडियो कैसा लगा आपको। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुआ एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को। और साथ ही साथ ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 10th नंबर क्वेश्चन से। आपको पता है एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, कोई भी हो। और बीपीएससी के ऑप्शनल जो कि अब क्वालिफाइंग हो गया है मेंस में, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। The terrestrial planet were formed in the close vicinity of the parent star, where it was too cold for gases to condense to solid particles. The terrestrial planets are larger and their lower gravity could not hold the escaping gases. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो बिल्कुल अपने क्लोज विसिनिटी में होते हैं, किसके, पेरेंट स्टार के। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है कि वेयर इट वॉज टू कोल्ड नॉट, अगर वो अपने विसिनिटी स्टार के पास रहेगा, पेरेंट स्टार के पास रहेगा, तो वो कोल्ड नहीं होगा, वार्म होगा। ठीक है, ये सब हमें पता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ये पार्ट देख के इसको सही कर देंगे और हमारा मार्क्स कट जाएगा। सेकेंड है, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर लार्जर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। ऐसा नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं क्लोज विसिनिटी किसके, पेरेंट स्टार के, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स में। ठीक है, द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। तो ध्यान रखेंगे, नियरर द सन, सन के नज़दीक क्या होता है, जो सोलर विंड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, सन से जो आने वाली विंड होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। सो इट ब्लीव ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और वो क्या करती है, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से डस्ट और गैसेस को ब्लू ऑफ कर देती है, मतलब उड़ा देती है। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। ध्यान रखेंगे, वो स्मॉलर होते हैं और उनकी ग्रेविटी लोअर होती है, और जिसकी वजह से वो जो स्कैप करती हैं, जो गैसेस जो सोलर फ्लेयर की वजह से, सोलर विंड की वजह से स्केप करती हैं, उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, रोक नहीं पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विल फाउंड बी बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट नेपच्यून इन द सोलर सिस्टम। तो ये कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कहाँ मिलता है, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून के बियॉन्ड मिलता है। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो वो होते हैं कॉमेट, दूसरा होता है ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट और कॉमेट जो होते हैं उनको वो मिलते हैं हमें नेपच्यून के बियॉन्ड हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता है कि प्लूटो भी पहले हम उसको प्लैनेट में ही गिनते थे और इस तरीके से हमारे प्लैनेट होती थी 9, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, वो प्लैनेट नहीं, एक्चुअली वो ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, इसीलिए अब हमारे प्लैनेट जो है, नंबर ऑफ प्लैनेट 8 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ड्वार्फ प्लैनेट और कॉमेट जो होता है विल बी फाउंड बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि प्लूटो वॉज, जिसको पहले प्लैनेट कंसिडर किया जाता था 2006 तक। उसके बाद एक मीटिंग होती है एस्ट्रोनॉमिकल, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्लूटो है, अदर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है
ड्वार्फ प्लैनेट का उसके जैसे वो दिखते हैं। और कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट जो होते हैं वो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। आपको पता है जितने सारे स्टार्स भी होते हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट मोस्ट आर बिलीव टू इनहेबिट इन एरिया नोन एज ऊट क्लाउड। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ऊट क्लाउड में। और वो ऊट क्लाउड कहाँ मिलता है? फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लूटो। वेल एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है पिछले क्लासरूम में दिखा था वो मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है ये हमें बताना है। एस्ट्रॉइड्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट्स। दूसरा है द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम आर मच स्मॉलर देन द जोवियन प्लैनेट। द एटमॉस्फेयर ऑफ द जोवियन प्लैनेट इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑर्गन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जोवियन प्लैनेट उनको बोलते हैं जो लार्ज प्लैनेट होते हैं और आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं उनको, ठीक है। और इनर प्लैनेट किनको? जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, जो सन के नज़दीक होते हैं उनको बोलते हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि एस्ट्रॉइड आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट। बिल्कुल हमने देखा था मार्स और जुपिटर के बीच में हमें देखने को मिलता है क्या चीज़? एस्ट्रॉइड। तो मार्स क्या हो गया आपका? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गया और जुपिटर जो हो गया आपका जोवियन प्लैनेट हो गया। ऑप्शन नंबर पहला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट पहला बिल्कुल करेक्ट है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं सोलर सिस्टम के वो मच स्मॉलर देने होते हैं जोवियन प्लैनेट के, बिल्कुल करेक्ट है। द एटमॉस्फेयर ऑफ जोवियन प्लैनेट इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑर्गन। नहीं, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। पहला और दूसरा जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मार्स, वीनस, मरकरी और अर्थ को बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और इनर प्लैनेट, जो कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है और सन के बीच में ये लाई करते हैं, ठीक है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद क्या होता है? वहां पर होते हैं जोवियन प्लैनेट, जिसको गैस जायंट भी बोलते हैं, और ये लार्ज प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से ज़्यादा ये लार्ज होते हैं। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? रॉक्स के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, और इनकी जो डेंसिटीज होती है वो काफ़ी हाई होती है। उसके बाद तीसरा है कि जो जोवियन प्लैनेट जो होते हैं वो ऑक्सीजन और आर्गन के होते हैं, नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं वो। ऑप्शन नंबर इसलिए हमारा सी हो जाएगा राइट, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी 13th नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। The process through which the gases were output from the interior is called as degassing. Continuous volcanic eruption contributed water vapor and gases to the atmosphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अगर आपको ये समझना है ना तो हमारा डिटेल वीडियो जो है वो जाके आप जरूर देखिए। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है कि अर्थ जो होती है पहले वो मैग्मा होती है, फिर वो बहुत वार्म होती है, धीरे धीरे वो ठंडी होती है, उसका जो आउटर लेयर होता है वहाँ पे पतला सा लेयर बन जाता है, लेकिन अंदर में क्या होता है वो हॉट ही मैग्मा रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है हॉट मैग्मा निकलने के लिए वो कहीं कहीं पे फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और फॉल्ट क्रिएट हो जाता है तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन होता है वोल्केनो बाहर निकलते हैं, वोल्केनो प्लेटफॉर्म का क्रेटॉन्स जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। क्रेटॉन्स क्या होते हैं? ये ओल्ड कॉन्टिनेंटल रीजन होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं और उस गैसेस का जो बाहर निकलने का जो फिनोमिना होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी गैसिंग। तो आप जाके ज़रूर देखिए डिटेल वीडियो, काफ़ी अच्छे से समझा। और जब ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वेर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। बिल्कुल सही बात है कि अर्थ जब कूल होती है तो जो अंदर के जो होता है गैसेस और वाटर वेपर, गैसेस बाहर निकलती हैं, फिर वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है, फिर क्लाउड बनता है वो, फिर क्लाउड से वाटर आता है और वाटर से फिर किसका फॉर्मेशन होता है? ओशन का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वेर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड एज डीगैसिंग है, ये भी सही बात है। कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वेर रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, ठीक है। जब कूलिंग ऑफ द अर्थ चल रहा था तो गैस और वाटर वेपर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, और इस तरीके से प्रेजेंट इवोल्यूशन जो होता है एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं है कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, पहले प्राइमरी एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, फिर सेकेंडरी होता है। तो आप देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो अर्ली एटमॉस्फेयर होती है वो कंटेन करती है वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सोचेंगे कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड अभी 0.03% क्यों मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपको पता है जो वाटर होता है, ओशन होता है, उसमें कार्बन जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर डिटेल जानना है तो आप डिटेल वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हमें MCQ भी करवाना है। तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। ये ऑक्सीजन का एक्चुअली जो फॉर्मेशन होता है ना वो आफ्टर द फोटोसिंथेसिस होता है। जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं थे। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वेर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड एज डीगैसिंग। कंटिन्यूस वोल्केनिक एरप्शन जो होता है कंट्रीब्यूट करता है किसके, वाटर वेपर का और गैसेस का एटमॉस्फेयर में, और अर्थ कोल्ड होती है, वाटर वेपर रिलीज होता है और स्टार्ट कंडेंस होता है, कंडेंस से फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स के बाद वो रेनफॉल होता है और ओशन का फॉर्मेशन होता है। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून। तो वो कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है और मून्स है, ये हमें बताना है। जुपिटर, सैटर्न, मार्स और वीनस, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो वो है आपका सैटर्न। सैटर्न जो है वो लार्जेस्ट नंबर जिसके पास क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट। गैनीमेड जो होता है वो किसका नेचुरल सैटेलाइट है, वो है जुपिटर का, ठीक है। जुपिटर के पास 79 है जबकि सैटर्न के पास 82 है। वीनस के पास 0 है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास भी 2 है, फोबोस और डिमोस हमने देखा था। मरकरी के पास 0 है, तो ध्यान रखेंगे मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। Which among the following planet is made of hydrogen and helium with traces of methane, ammonia and water? तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं उनसे बने हुए हैं, बाकी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो रॉक और मेटल्स के बने होते हैं। तो जुपिटर जो हो जाएगा वो हमारे जोवियन प्लैनेट्स है, बाकी ये तीनों ही है हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इनर प्लैनेट्स है, ठीक है। तो प्लैनेट विच इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विच ट्रेसेस ऑफ मिथेन, अमोनिया, वाटर, उसको बोलते हैं जुपिटर, क्योंकि ये जोवियन प्लैनेट्स है। अदर जोवियन प्लैनेट्स कौन कौन से, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16th नंबर क्वेश्चन है। दिस प्लैनेट टेक्स ऑलमोस्ट सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट। इट्स शेप एंड साइज इज वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। इट्स ऑर्बिटल पीरियड इज शॉर्टर देन द अर्थ। आइडेंटिफाई द प्लैनेट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा इट्स शेप एंड साइज इज वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, और इसीलिए इसको अर्थ का सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। ट्विन किसको कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है वो सिमिलर है अर्थ का, और ये उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम ये रोटेट करता है और रिवॉल्व, मतलब इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन का जो पीरियड होता है वो इक्वल ही होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। और हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइम होता है रोटेशन और रिवोल्यूशन का। रोटेशन में इसको लगता है 255 डेज, रोटेशन में इसको लगता है 243 डेज, और इसको कहा जाता है अर्थ का ट्विन। साइज और शेप में काफ़ी सिमिलर होता है किसके, अर्थ का। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइट ईयर। लाइट ईयर के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, द लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, देयरफॉर द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 149,598 1000, मतलब 1000 किलोमीटर। दैट मीन्स क्या, अराउंड 15 करोड़ जो है इसका डिस्टेंस है अर्थ और किसके बीच में, सन के बीच में। ध्यान रखेंगे कि जो अभी आदित्य L1 जो मिशन लॉन्च किया गया है वो
एक मतलब ये 15 करोड़ है, तो इसके 1% पे उसको लॉन्च किया गया। 1% के डिस्टेंस कितना होगा बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उतने पे वो लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन, जो कि किस चीज़ को स्टडी करेगा, वो स्टडी करेगा सन का कोरोना इतना हॉट क्यों होता है, फोटोस्फीयर के बारे में, सोलर फ्लेयर के रोल के बारे में, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन गया है। L1 इसका क्या है, लेग्रांजे पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से, और उसी को बोलते हैं एक साल में जितनी लाइट ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं हम लाइट ईयर, ठीक है, आप समझ सकते हैं। मेन डिस्टेंस जो होता है सन और अर्थ का वो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर है। और थर्ड है द डायमीटर जो होता है इंडिविजुअल गैलेक्सी का जो रेंज करता है वो 80,000 से 150,000 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, और एक्सप्लेनेशन भी हमारा सेम ही है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है किस स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से करते हो, और एक साल में जितने जो लाइट ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस को उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं, और ये कितना होता है लगभग 9.46 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1500 किलोमीटर, ठीक है। 9.46 10 टू द पावर कुछ समथिंग होगा, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ नहीं है। और इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर इट इज़ 8.31 मिनट्स। तो अगर लाइट ईयर में अगर देखा जाए अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस वो 8.31 मिनट्स होता है, ठीक है, कि 8.31 में जितना जो लाइट है ट्रैवल करेगी उतना ही डिस्टेंस है अर्थ और सन का। द डायमीटर जो होता है इंडिविजुअल गैलेक्सी का 80,000 से 150,000 लाइट ईयर्स होता है, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून। मून के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। पहले, द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट और डिस्क्राइब्ड एज अ बिग स्प्लैट। ध्यान रखेंगे, अर्थ के जो फॉर्मेशन होता है, हमारा सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब वही अगर हमारे मून की बात हो यानी सैटेलाइट की बात, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बिग स्प्लैट। ध्यान रखेंगे आप। द बॉडी साइज ऑफ 1 to 3 times that of Mars collided into Earth sometimes shortly after the Earth was formed। और इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है मून का। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्या बताया जा रहा है कि जो मून का जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को बिग स्प्लैट कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि मार्स के मार्स के बराबर और उससे तिगुनी 1 से लेकर तिगुनी बॉडी साइज का जो कोई बॉडी है वो अर्थ से टकराता है और फिर बिग स्प्लैट होता है और फॉर्मेशन होता है हमारे मून का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। तो मून का ओरिजिन एज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिजल्ट ऑफ ग्रेट इम्पैक्ट, जिसको बोलते हैं बिग स्प्लैट, और ये होता है अर्थ के जस्ट फॉर्मेशन के बाद ही एक बॉडी जो है वो क्रैश करती है किससे, अर्थ से, जो कि मार्स के मार्स के बराबर होती है। मार्स से बड़ी बॉडी होती है 1 to 3 times, वो अर्थ से टकराती है और फॉर्मेशन होता है किसका, मून का। About 4.4 billion years, a piece of blasted material was orbiting the Earth that is current moon। और हमारा जो अर्थ का फॉर्मेशन है 4.6 billion years ago। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो सबसे बड़ा अगर हमारा यहाँ पे है तो सबसे बड़ा है यहाँ पे सैटर्न, उसके बाद है आपका यूरेनस, उसके बाद है आपका अर्थ, और उसके बाद है आपका मार्स। तो मार्स यहाँ पे सबसे छोटा है, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है यूरेनस एंड उसके बाद है सैटर्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वीनस जो है वो हमारे अर्थ से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट्स।
तो इनमें से किनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है? क्रिस्टल रॉकी प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में क्लोजनेस ऑफ द पेरेंट स्टार, सोलर विंड, हाई ग्रेविटी। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी हमने जस्ट देखा कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं उनकी जो ग्रेविटी होती है वो बहुत कम होती है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो भी एयर है या कोई भी मटेरियल जो है वो एस्केप कर जाती है। ठीक है, कहाँ से? टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट से। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोलर विंड का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पेरेंट अपने स्टार के विसिनिटी में होते हैं, उनके नज़दीक में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्लोजनेस होता है उनका पेरेंट स्टार का, सोलर विंड का प्रभाव होता है उनके ऊपर। और एक बार एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। क्लोजनेस टू द पेरेंट स्टार एंड सोलर विंड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्लोज विसिनिटी में होते हैं पेरेंट स्टार के, वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। अगर वार्मनेस रहेगा तो कंडेंसेशन थोड़ी ना होगा। मान जाइए जो हमारी अर्थ से ही जो भी एयर ऊपर जाते हैं और कोल्ड होते हैं तभी तो कूल होते हैं, तभी तो कंडेंस होते हैं वो। वार्मनेस तो होता नहीं है। अगर वार्म रहेंगे तो वहाँ पे कंडेंसेशन तो होगा ही नहीं, और ये इतने वार्म होते हैं कि वहाँ पे पार्टिकल्स का कंडेंसेशन नहीं हो पाता है। जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं कहाँ पे? कोई डिस्टेंस में फॉर्म्ड होते हैं। सोलर विंड वहाँ पे द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस जो होता है कहाँ पे होता है? वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो सोलर विंड का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो ब्लीव ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और इसी वजह से सोलर विंड अगर ज़्यादा होगा कहाँ पे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पे, और इसीलिए वहाँ से जो होता है वो क्या करते हैं? ब्लो कर देते हैं बहुत सारे गैसेस को और डस्ट को, और उतना इंटेंस नहीं मिलता है हमें जोवियन प्लैनेट पे। और जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो एस्केप नहीं करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो लो होते हैं और वहाँ से गैसेस जो होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है। और आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, बाय।